हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे क्लास 1। इसमें हम जो भी सिलेबस करेंगे सारा एचटेट पीजीटी बायोलॉजी का एनसीईआरटी फोकस्ड करेंगे और साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी हमारे क्वेश्चन अब तक आए हैं वो साथ साथ करते चलेंगे कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर हम करेंगे दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक्स जो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कवर करेंगे, फर्स्ट इज बेसिक क्लासिफिकेशन। बेसिक क्लासिफिकेशन और उसके बाद हम जो कवर करेंगे दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और वायरस। इसके हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इस चैप्टर में हमारे ये जो 5 टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगी। बेसिक क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, जैसे जो किसी भी चीज़ को हम क्लासिफाई करते हैं उससे पहले काफ़ी सारी क्लासिफिकेशंस आई थी। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे वो है एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल ने क्या किया था, प्लांट्स को क्लासिफाई किया मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे इसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्री। यहाँ पे ट्री है थर्ड। यहाँ पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया और सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। अब जब भी हम क्लासिफिकेशन मतलब कोई भी क्लासिफाई स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले वो मॉर्फोलॉजी देखता है, एक्सटर्नल फीचर्स देखता है। तो यहाँ पे उसने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया हर्ब, शर्ब्स और ट्री में। अब है एनिमल्स को एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था आरबीसी के बेस पे। जिनके अंदर आरबीसी नहीं थी उनको तो बोला था एनीमिया और जिनके अंदर आरबीसी थी उनको बोला था एनाइमिया। तो ये फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन थी जिसने एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया और एनिमल्स को क्लासिफाई किया आरबीसी के बेस पे। नेक्स्ट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, दैट वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस। तो इसने क्या किया, प्लांटी और एनिमिलिया, प्लांटी और एनिमिलिया ये 2 क्लासिफिकेशन थी, फर्स्ट एंड सेकंड। हमारी ये 2 क्लासिफिकेशन थी। प्लांटी में क्या क्या आते थे, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियो। यहाँ पे ये तो हमें पता है, इन सबको मतलब सबको पता है कि प्लांट किंगडम में हमारे ये आते हैं एल्गी से एंजियोस्पर्म्स तक। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो कार्ल लिनियस था उसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को प्लांटी के अंडर इंक्लूड किया था और जो बैक्टीरिया और फंजाई ये ज़्यादा फोकस करने के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे सारे आपको ध्यान नहीं रखने हैं, बस इतना याद रखना कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसमें जो कार्ल लिनियस था उसने फंजाई और बैक्टीरिया को प्लांटी के अंडर इंक्लूड कर लिया था। एनिमिलिया में हमारे यही एनिमल्स वाले हैं। अब है थर्ड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, दैट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। इनके नाम याद रखने हैं आपको कि ये भी आ सकता है जो बेसिक क्लासिफिकेशन उनमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दी थी, या फिर इस तरीके से पूछा जाएगा आरबीसी के बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल बेस पे क्लासिफिकेशन किसने दी थी। तो पता होना चाहिए एरिस्टोटल ने। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हमारी दी थी अर्नेस्ट हैकल ने। फिर है हमारी प्लांटी प्रोटी। अब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारी प्लांटी और एनिमिलिया था, लेकिन थ्री किंगडम में हमारा जो ऐड हुआ है दैट इज प्रोटिस्टा। अब यहाँ पे मैंने उसमें क्या बोला था कि फोकस करने का पॉइंट क्या है, फंजाई आता है हमारा फंजाई किसके अंदर था, यहाँ पे प्लांटी के अंदर था। और जो एनिमिलिया था उसके अंदर हमारा प्रोटोजोआ था। वी कैन सी यहाँ पे देखो हमारा जो प्लांटी है इसके अंदर हमारा फंजाई है और जो हमारा एनिमिलिया है इसके अंदर हमारा प्रोटोजोआ है। अब जो हमारी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे हुई थी उसमें क्या हुआ, प्लांटी से हमारा फंजाई और बैक्टीरिया आ गया और एनिमिलिया से हमारा प्रोटोजोआ और इसके अंदर डाइएटम्स ऐड हो गए। तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था, जो प्लांटी और एनिमिलिया था उसी को फर्दर स्टडी करके थर्ड ग्रुप को थर्ड किंगडम बना दिया और थर्ड किंगडम में इन्हीं के हमारे फाइलम ऐड कर दिए। तो फंजाई है, फंजाई और बैक्टीरिया बार बार शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए इनको हमें फोकस याद रखना है कि फंजाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी में था, लेकिन अर्नेस्ट हैकल ने उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। नेक्स्ट इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हमारी दी थी कोपलैंड ने। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, फर्स्ट था प्लांटी,
उसके बाद है हमारा सेकंड, हम देखो प्लांटी एनिमिलिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम जो हमारी अर्नेस्ट हैकल ने दी उसके अंदर हमारा प्रोटिस्टा ऐड हो गया। फर्दर जब स्टडी किया गया तो फोर्थ जो था हमारा उसमें मोनेरा ऐड कर दिया। वेट अ मिनट, यहाँ पे है जब यहाँ पे हमने क्या किया था, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, कार्ल लिनियस ने, उसमें प्लांटी आ गया और एनिमिलिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जब अर्नेस्ट हैकल ने दी उसने प्रोटिस्टा ऐड कर दिया, और जो हमारा प्लांटी से प्रोटिस्टा में फंजाई आया था वो अगेन जो कॉपलैंड था उसने फंजाई प्लांटी के अंदर इंक्लूड कर दिया। फंजाई की शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन अब इसने 4th किंगडम एक लिया, वो था मोनेरा। मोनेरा में हमारे मेनली सोल मेंबर बैक्टीरिया ही होता है, तो इसके अंदर इसने बैक्टीरिया इंक्लूड कर दिया। बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड हो गए थे। इनके साइंटिस्ट के नाम भी आपको याद रखने हैं कि किसने कौन से नाम दिए थे। अब है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, RH विटैकर ने। RH विटैकर ने क्या क्या दिया, प्लांटी, एनिमिलिया, ये तो 2 सबने दिए हैं। फिर जो हमारा मोनेरा था वो भी हमने, लेकिन यहाँ पे जो इसने था हमारा प्रोटिस्टा भी हम कर चुके, ये चारों तो अब तक हम कॉपलैंड तक कर चुके। अब जो फंजाई था जिसकी शिफ्टिंग चल रही थी वो 5th किंगडम, अलग से किंगडम बना दिया RH विटैकर ने। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, तो फंजाई को अलग किंगडम किसने बनाया, तो यहाँ पे पता होना चाहिए RH विटैकर ने। अब देखो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, अब पता होना चाहिए। किसी की भी ग्रुप की, हम किसी भी किंगडम की, किसी भी प्लांट की, एनिमल की, किसी की भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे उसको क्लासिफाई किया, ग्रुप्स में, किंगडम में बांटा है। तो यहाँ पे जो जिसके थ्रू बांटा है वो क्या था क्राइटेरिया, फर्स्ट था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स थे या फिर यूकैरियोट्स, यहाँ पे ये देखा गया कि कौन से प्रोकैरियोट थे, यूकैरियोट थे। जैसे अगर हम देखें तो एनिमिलिया में यूकैरियोट्स डाल दिए, यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, लेकिन प्रोकैरियोट्स को अलग से कर दिया, दैट इज इन मोनेरा। तो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, क्राइटेरिया के बेस पे क्लासीफाई किया। नेक्स्ट इज थैलस की ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी। फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे कि एटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, इस बेस पे क्लासिफाई कर दिया। फिर है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में क्या किया कि यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, उनके हेरिडिटरी में मतलब किस तरीके से वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो इन चारों क्राइटेरिया के बेस पे RH विटैकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फंजाई, मैंने बोला था फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था बेसिक क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे अपना कर चुके हैं बेसिक क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने क्या किया, एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन की, उसके बाद हमने कार्ल लिनियस की, फिर अर्नेस्ट हैकल की, कॉपलैंड की और RH विटैकर की। तो हमने 5 क्लासिफिकेशंस की हैं। तो बेसिक क्लासिफिकेशन टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर होता है, और उसके बाद जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज फंजाई। फंजाई, अब फंजाई की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। जो फंजाई है उसका हैबिटेट कैसा होता है, वो वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे मिलती है, जहाँ पे भी थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर होगा वो वहाँ पे ग्रो करेगी। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या किसी भी चीज़ को हम फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर कैसा होता है, कोल्ड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे हमारी फंजाई है ग्रो नहीं कर पाती। फंजाई को टेम्परेचर चाहिए होता है दैट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड। अब है फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो फिलामेंटस होती है। हमारी जो फंजाई है दैट इज़ फिलामेंटस, फिलामेंट इस तरीके से होती है, फिलामेंट की फॉर्म में होती है। फिलामेंटस एक और होती है हमारी एल्गी भी फिलामेंटस होती है, यहाँ पे याद रखना। अब है एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक, यहाँ पे देखेंगे हम सी।
जो इसके अंदर इस तरीके से ये यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, उनको हम क्या बोलेंगे, हाइफी। जो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइफी। अब हाइफी हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी सेप्टेट हाइफी और एक होती है हमारी एसेप्टेट हाइफी। अब सेप्टेट हाइफी देखो, जो सेप्टेट हाइफी है, यहाँ पे देखो ये जैसे सेप्टेट हाइफी है, तो यहाँ पे आपको ये बीच बीच में सेप्टा दिख रहे हैं। तो जो सेप्टेट हाइफी होती है उसके बीच में ये इस तरीके से ये डंडे से दिख रहे हैं ना, इनको हम सेप्टा बोलते हैं। तो सेप्टेट हाइफी में हमारे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। दूसरी है हमारी एसेप्टेट हाइफी, जिसमें हमारे डायरेक्ट इस तरीके से हाइफी होती है और सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से हमारी जो एसेप्टेट हाइफी है उसको हम सिनोसाइटिक हाइफी भी बोलते हैं, सिनोसाइटिक हाइफी। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से ये हमारी डायरेक्ट हाइफी होती है, इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते। तो हाइफी हमारी 2 टाइप्स की होगी, दैट इज सेप्टेट हाइफी एंड एसेप्टेट हाइफी। अब देखो यहाँ पे सेप्टेट यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, यहाँ पे देखो ये सेप्टेट है, यहाँ पे इसके अंदर ये हमारे जो ये प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ये हमारे सेप्टा होते हैं। अब ए सेप्टेट जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ये सेप्टा जो होते हैं ये हमारे प्रेजेंट नहीं है, तो ए सेप्टेट ये होती है सेप्टेट। अब जो सिंगल हमारी जो ये है अकेली, इसको तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको तो हमने हाइफी बोल दिया। और जब ये हाइफी का काफ़ी बंचेज में हो जाते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। तो ये सिंगुलर तो ये हाइफी है और यहाँ पे इसको सारे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसीलियम। यहाँ पे देखो अब माइसीलियम क्या होता है, ब्रांच्ड और ट्यूबुलर फिलामेंट्स ऑफ फंजाई। अब ट्यूबुलर फिलामेंट्स क्या होते हैं, हाइफी। तो उनका मास यानी मतलब इकट्ठे होके जो ब्रांच्ड और जो ट्यूबुलर यानी हाइफी का जब एक मास बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। यहाँ पे ट्यूबुलर फिलामेंट्स किसको बोला गया है, हाइफी को। अब माइसीलियम है हमारे 2 टाइप्स के होंगे, फर्स्ट इज वेजिटेटिव हाइफी एंड सेकंड इज एरियल हाइफी। अब जो वेजिटेटिव हाइफी क्या होती हैं, वो इस तरीके से हमारे डायरेक्ट इस तरीके से माइसीलियम होते हैं, यहाँ पे सिंपल माइसीलियम होंगे, यहाँ पे जो आपको विजिबल है इस तरीके से, यहाँ पे वर्टिकल बस माइसीलियम होते हैं। लेकिन जब माइसीलियम इस तरीके से हमारी ये माइसीलियम प्रेजेंट है तो इनको तो हमने वेजिटेटिव हाइफी बोल दिया। लेकिन अगर ये हमारी एरियल ग्रोथ हो जाती है यानी हवा में इस तरीके से ऊपर की साइड अगर हमारी ग्रोथ हो जाती है तो इनको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। तो हमारे 2 टाइप के माइसीलियम हो गए, एक तो वेजिटेटिव माइसीलियम हो गया जिसमें हमारे इस तरीके से हाइफी प्रेजेंट है डायरेक्ट। लेकिन एरियल हाइफी इसको तब बोला गया है जब यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये तो हमारी इस तरीके से वेजिटेटिव हाइफी हो गया, लेकिन जब ऊपर ग्रो कर जाती है तो इसको हम बोलते हैं ये हमारी फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं जिसके ऊपर हमारे स्पोर्स बनते हैं। फिर है यहाँ से क्वेश्चन आया, हमारा जो ट्रू फंजाई है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। यहाँ पे देखो जो सेल वॉल बनी होती है हमारी किसकी बनी होती है, काइटिन की। अब पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, तो पिगमेंट जो फंजाई में प्रेजेंट होता है दैट इज कैरोटीनॉइड, और फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। लेकिन कुछ फंजाई होती हैं जिनके अंदर हमारा काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड का भी कुछ अमाउंट प्रेजेंट होता है। अब फंजाई है वो स्टोरेज किस फॉर्म में करती है फूड की, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक। अब देखो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, ये फंजाई, यहाँ पे फंजाई है, ये फंजाई की यहाँ पे हमारी हाइफी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है इसको एनलार्ज वे में दिखाया है। अब ये हमारी हाइफी है, यहाँ पे ये जो हाइफी है ये क्या करेगी, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगी और जो एंजाइम्स है वो हाइड्रोलिसिस एक्शन करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में ब्रेक डाउन करती है।
यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में ब्रेक डाउन करेगी। तो रिलीज कहाँ से हो रही है हमारी एंजाइम, हाइफी में जो सेल्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेंगे, और जो एंजाइम्स है वो हाइड्रोलिसिस एक्शन से न्यूट्रिएंट हमारे सॉइल में प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन करेंगे, और फिर जब ब्रेक डाउन के बाद जो सेल्स हैं वो दोबारा से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे। इस तरीके से ये सेप्रोफाइटिक है, ये दूसरे डेड एंड डिकेइंग के ऊपर कंज्यूम कर रही है। फिर है सेकंड, इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है माइक्रोराइजल एसोसिएशन। माइक्रोराइजल एसोसिएशन में क्या करेगा, जो फंजाई है वो हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएट करती है। लाइक ये हमारा, सपोज ये हमारा प्लांट है, यहाँ पे सी, यहाँ पे ये हमारी फंजाई, ये जो ब्लू ब्लू यहाँ पे ये दिख रहा है, ये यहाँ पे हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ यहाँ पे एसोसिएट करती है। ये रहा माइक्रोराइजल फंजाई, यहाँ पे ये हमारी फंजाई है, ये फंजाई यहाँ से, यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे एक फंजाई का ग्लोमस, ये क्या करता है, फोस्फोरस एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स होते हैं, और फिर ये इनकी रूट से ये फंजाई फूड लेगी और इसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है। नेक्स्ट इसका न्यूट्रिशन होता है पैरासिटिक, मतलब प्लांट्स और एनिमल के ऊपर पैरासाइट की तरह रहती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जैसे लाइकन के अंदर होता है, एल्गी और फंजाई की जो एसोसिएशन सिम्बायोसिस होती है, दोनों म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं, तो उसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। ये होते हैं हमारे लाइकन्स। और लाइकन्स क्या होते हैं, जो यहाँ पे ये हमारे लाइकन्स हमारे पोल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर मतलब जहाँ पे पोल्यूशन होगा वहाँ पे हमारे लाइकन्स ग्रो करने कम हो जाएंगे। और एक यहाँ से क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, लाइकन से हमें लिटमस पेपर मिलता है। लिटमस पेपर क्या होता है, जिससे हम पीएच को टेस्ट करते हैं। फिर है हमारा रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई रिप्रोड्यूस करेगी वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है तो वो फ्रेगमेंटेशन से करेगी, फिजन से करेगी और बडिंग से करेगी। फिर है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस, यानी माइटोसिस होगा। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है हाइफी के अंदर, तो वो स्पोर्स देगी। और कुछ किसी के जो आगे हम फंजाई की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं तो उनके नाम है इस तरीके से, कोनिडिया बनते हैं, किसी के अंदर जू स्पोर्स बनते हैं और किसी के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। फिर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद जब गैमेट्स फॉर्मेशन होने के बाद मियोसिस के बाद हमारे जाइगोट बनते हैं। तो यहाँ हमारा माइटोसिस होता है और स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन के बाद हमारा जाइगोट बनता है। सी यहाँ पे देखो, ये हमारा पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे स्पोर्स बनते हैं, यहाँ पे हम जनरल पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, चारों फंजाई पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग से देखेंगे कि किसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और किसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, किसके अंदर एसेक्सुअल होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो हमारा माइसीलियम प्रेजेंट होता है। जो माइसीलियम प्रेजेंट होता है वो हमारा हैप्लॉइड होता है। हम जो हैप्लॉइड माइसीलियम है उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। अब वो फ्रूटिंग बॉडी पे हमारे अभी देखा हमने स्पोर्स बनते हैं, तो यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। अब है स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर्स हमारे दो टाइप के होंगे, एक एंडोजीनियस होंगे, एक एक्सोजीनियस होंगे। यहाँ पे देखो, जो हमारे स्पोर्स होंगे वो एक एंडोजीनियस होंगे और एक्सोजीनियस। एंडो मतलब इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी, यहाँ पे ये माइसीलियम है, इसके ऊपर हमारी फ्रूटिंग बॉडी, और यहाँ पे इसके अंदर हमारे एंडोजीनियस स्पोर्स बनेंगे। एक्सोजीनियस में क्या होता है, ये हमारी फ्रूटिंग बॉडी है और इसके ऊपर इस तरीके से हमारे बाहर स्पोर्स बन रहे हैं। अब है जो स्पोर्स होते हैं, कुछ के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उसको हम जू स्पोर्स बोलेंगे, और जिनके अंदर हमारा फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता उनको हम बोलेंगे ए प्लेनोस्पोर्स, नॉन मोटाई। अब यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन देखते हैं। देखो पहले ये नहीं करते, पहले ये करो। देखो ये देखो, अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है,
जो सेक्सुअल साइकिल होगी उसमें हमारे 3 स्टेप्स होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस ईयर में। फिर क्या आता है, फर्स्ट जो स्टेप होगा इसमें हमारा सेक्सुअल साइकिल में, उसमें क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इस तरीके से हमारे जो गैमेट्स हैं, ये एक गैमेट होता है, ये दूसरा गैमेट है, इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होगा, दोनों मोटाइल होंगे या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स, और यहाँ पे हमारा प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होगा और एक डाइकैरियोन बना लेंगे। यहाँ पे जो पहले यहाँ पे इतना याद रखो, ये 2 गैमेट्स हैं और इनका हमारा प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा। दूसरे में क्या होता है, यहाँ पे हमारा डाइकैरियोन बनेगा, डाइकैरियोन बनता है, और डाइकैरियोन बनने के बाद क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई में फ्यूज़न होगा, और जब 2 न्यूक्लियस में फ्यूज़न होता है, हमारा कैरियो वर्ड हमेशा न्यूक्लियस से ही रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे जब 2 न्यूक्लियाई में फ्यूज़न होगा तो उसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी। और जब कैरियोगैमी के बाद जब 2 न्यूक्लियाई में फ्यूज़न हो जाएगा तो हमारा जाइगोट बन जाएगा, फिर जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। एक ईजी वे में देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, हमारा माइसीलियम प्रेजेंट है, और जो माइसीलियम है दैट इज हैप्लॉइड, एन हैप्लॉइड है। अब यहाँ पे इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। अब फ्रूटिंग बॉडी में हमारे जो स्पोर्स बनते हैं दैट आर ऑल्सो हैप्लॉइड। तो यहाँ पे अब ये तो हमारा इतना था, ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड जो बॉडी होती है उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। अब ये यहाँ पे ये स्पोर्स बन गए, इनका जर्मिनेशन होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे देखो अभी हमने क्या किया था, सबसे पहले जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे है प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले क्या हुआ, जो माइसीलियम है, यहाँ से माइसीलियम, प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन के बाद हेट्रोकैरियोटिक स्टेज यानी डाइकैरियोन, इस तरीके से दो न्यूक्लियस यानी डाइकैरियोन स्टेज आएगी, N+N, इसको हम डाइकैरियोन बोलते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होता है, हमारा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, उसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी। यहाँ पे कैरियोगैमी होगी। अब कैरियोगैमी के बाद क्या होगा, हमारा जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद क्या होगा, मियोसिस होगा और फिर से हमारे स्पोर्स बन जाएंगे। तो ये हमारा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब देखो यहाँ पे हमारा डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा। अब क्या है, जब एसेक्सुअल हो रहा है तब भी स्पोर्स बने हैं, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें भी स्पोर्स बने थे, लेकिन दोनों स्पोर्स में डिफरेंस क्या है। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो हमारा माइसीलियम होता है वो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, और उस पर जो फ्रूटिंग बॉडी है वो भी डिप्लॉयड है, लेकिन जो स्पोर्स बनते हैं वो हमारे हैप्लॉयड होते हैं। लेकिन अब देखो एसेक्सुअल में क्या पढ़ा था हमने, हैप्लॉइड बॉडी होती है, हैप्लॉइड ही फ्रूटिंग बॉडी थी, हैप्लॉइड माइसीलियम, और जो स्पोर्स बने वो भी हैप्लॉइड। यहाँ पे तो सब कुछ हैप्लॉइड था, माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी, और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही स्पोर्स बन गए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स में डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ये हमारा माइसीलियम प्रेजेंट है। माइसीलियम में क्या होता है, माइसीलियम में ये हमारे फ्रूटिंग बॉडी बनेगी और स्पोर्स बन गए। अब क्या है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, माइसीलियम है, ये मेल माइसीलियम, फीमेल माइसीलियम, 2 माइसीलियम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेटिंग होगी, और जब मेटिंग होने के बाद यहाँ पे ये इनके बीच में ये रेड यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगी, ये प्लाज्मोगैमी होती है। यहाँ पे प्लाज्मोगैमी के बाद यहाँ पे ये जो बनता है ये डाइकैरियोन है, और इसमें हमारे कैरियोगैमी होगी। अब यहाँ पे ये डाइकैरियोन बन गया, इसके बाद हमारी कैरियोगैमी, और फिर हमारा जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद हमारा मियोसिस होगा। आपको ये याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होगा और तब स्पोर्स बनते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मियोसिस होगा। अब यहाँ पे मियोसिस हो गया, और मियोसिस के बाद जो ये फ्रूटिंग बॉडी है इससे स्पोर्स रिलीज होंगे। तो यहाँ पे भी हमारे स्पोर्स बन रहे हैं, और स्पोर्स का भी डिफरेंस देख लिया कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई।
यहाँ पे हम स्टडी करेंगे अब क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन का मैंने बोला था कुछ ना कुछ बेसिस होता है कि किस बेस पे इनको क्लासिफाई किया। तो क्लासिफाई ऑफ फंजाई की बेसिस क्या रहा है, थैलस के बेस पे और उसकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं और जो स्पोर्स बना रही है कि किस टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं। अभी हमने स्पोर्स को पढ़ा था कि एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस स्पोर्स बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज़ किस तरीके की बन रही हैं और थैलस किस तरीके का है। अब जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो कुछ फंजाई हैं जिनके अंदर हमारा ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कुछ फंजाई होंगी जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता वो हमारी एक है, वो है ड्यूटेरियोमाइसीट्स। और जिनके अंदर हमारा ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनको हमने दो में डिवाइड किया, एक होती है लोअर फंजाई और एक होती है हमारी हायर फंजाई। जो लोअर फंजाई होंगी उनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, जैसे हमने अभी स्टडी किया था, ये हाइफी है और इसके अंदर ये होता है, ये हमारा सेप्टा होता है। तो यहाँ पे जो ए सेप्टेट होती हैं वो इस तरीके से होती हैं हमारे। तो यहाँ पे जो लोअर फंजाई होगी वो ए सेप्टेट होगी और जो हायर फंजाई है वो हमारी सेप्टेट होगी। ए सेप्टेट का जो एग्जांपल है दैट इज फाइकोमाइसीट्स और जो हायर फंजाई हैं वो हमारी हैं एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स। अब जिनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तो हमारी वो होती हैं जिनके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज़ बनेंगी। अब जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनके अंदर नहीं होता वो इम्परफेक्ट होती हैं। जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो एक तरीके से हमारी परफेक्ट फंजाई होती हैं, परफेक्ट होती हैं। लेकिन इसी की वजह से हमारी ड्यूटेरियोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इसलिए इसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं, बिकॉज ये इम्परफेक्ट है क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो यहाँ तक हम फंजाई हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो चारों फंजाई हैं यहाँ पे आज हमारी क्लास को ओवर करते हैं बिकॉज एक क्लास में ज़्यादा हो जाएगा। तो ओके, बाय बाय।